सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। और हमने अपना थर्ड चैप्टर जो है मेटल एंड नॉन मेटल्स कंप्लीट हमने कर लिया है। देन एक्सरसाइज हम करने वाले हैं जिसमें हम इंटेक्स और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सभी कुछ हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर्स और उनके एक्सरसाइज जो मैंने कराई वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। और हम करने वाले हैं आज क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे जो रिएक्टिविटी सीरीज से पहले मैंने आपको कराए थे क्वेश्चंस, इंटेक्स क्वेश्चंस मैंने कराए थे और कुछ मैंने नहीं कराए थे। तो आज हम वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं आपके ये जो इंटेक्स क्वेश्चंस हैं यहाँ से। इससे पहले मैं करा चुकी थी लेक्चर के साथ ही, ठीक है। तो व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्स इन केरोसिन ऑयल। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज व्हाई इज सोडियम कैप्ड इमर्स इन केरोसिन ऑयल। देखो, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम ये तीनों ही जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एयर और मॉइस्चर से। इनकी जो है रिएक्शंस एयर और वाटर के साथ बहुत मतलब हाईली विग्रसली रिएक्शंस इनके साथ होती है और दे कैच द फायर व्हेन दे केप्ट इन ओपन। यानी कि जब इनको ओपन में हम रखें और एयर के साथ इनकी रिएक्शन अगर होती है तो वो फायर को कैच कर लेते हैं। तो इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये एयर और वाटर से दूर रहे। तो हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव या हाईली रिएक्टिव। बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव matter and it react vigorously with air and moisture, and it also can catch fire when it kept in open. It kept in open so that it is stored in kerosene oil. ठीक है, to prevent accidental fire. To prevent accidental fire. ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम आपका ज़्यादा रिएक्टिव है और फायर को कैच कर लेता है अगर उसको ओपन में हम रखेंगे, तो इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में इमर्स करके रखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर दे ऑलवेज फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लेकिन अगर आपका वो वाटर कोल्ड नहीं है, हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करे, अगर कुछ मेटल आपके ऐसे हैं जो आपके स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि गैसियस फॉर्म में जो वाटर होता है उसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो दे डू नॉट फॉर्म द हाइड्रोक्साइड, दे फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो आयरन है वो आपका स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ देखिए, आपका जो आयरन के साथ रिएक्शन होती है वो आपके कॉमन रिएक्शन है, दैट इज़ 3Fe4S2O और ये स्टीम की फॉर्म में है। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सारा बता दिया था कि कौन आपका स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, कौन कोल्ड वाटर के साथ, कौन हॉट वाटर के साथ। ठीक है, तो आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप लास्ट लेक्चर में इसको पूरा देखेंगे तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो 3Fe4S2 तो क्या बन जाएगा, ये ऑक्साइड Fe3O4 एंड देन आपका जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ इवोल्व हो जाएगी। तो ये आपका आयरन थर्ड ऑक्साइड बन गया, आयरन थर्ड ऑक्साइड। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन होगी। सेकंड क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा।
ठीक है, क्योंकि आपका जो है कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये आपका हाइड्रोक्साइड ही बनाएगी, ये स्टीम की फॉर्म में नहीं, ये कोल्ड वाटर के साथ ही इनकी रिएक्शंस हो जाती हैं। तो यहाँ आपका बन जाएगा H2 गैस। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 N2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोटाशियम। तो पोटाशियम आपका, पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, इनकी कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन हो जाती है, हीटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपका जो है ये हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। तो पोटाशियम जो है 2K + 2H2O। ठीक है, ऑलरेडी मैं बैलेंस करके लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2KOH + H2 गैस। तो ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ देखो ये स्टीम के साथ जब रिएक्शन कर रहा था आयरन, तो आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो हम ये कहेंगे, देखो आयरन विद स्टीम लिखा हुआ है, ऑलरेडी स्टीम, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी लिखा हो और ये कहे कि आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन, तो वाटर की आपका जो है सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्शन होकर वो सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा। बाकी जो आपके हैं सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये आपके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं। उसके बाद देखिए सैंपल ऑफ 4 मेटल्स ABCD वर टेकन एंड एडेड टू द following solution one by one, the result obtained have been tabulated as follow। देखो हमारे पास दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो हमें वो देखना है, ये आप जो है साथ साथ नोट करते रहना। तो हमारे पास 4 जो है मेटल के सल्फेट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो दिया हुआ है आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड सिल्वर सल्फेट। तो हम इनमें से पहले मेटल निकालते हैं। दैट इज़ हमने निकाला आपका जो है कौन कौन से मेटल हमारे पास हैं, हम उनको रिएक्टिविटी की फॉर्म में, रिएक्टिविटी हमने देख ली, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम, ये हमें पता है। तो जिंक मेटल यहाँ प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आयरन आएगा, इसकी रिएक्टिविटी आएगी। देन हमारे पास कॉपर आएगा और सबसे लास्ट में हमारे पास किसकी रिएक्टिविटी होती है, सिल्वर की। तो इतना हमें पता है। अब हमें ये पता है, ये कह रहा है सबसे पहले क्या है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। हमें देखना है कि ABCD जो है वो मेटल है, इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है। तो हमें देखना है कि डिस्प्लेस कौन किसको कर रहा है। तो आपका जो है यहाँ पे देखो आयरन सेकंड सल्फेट, यहाँ देखो आयरन को कौन डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक ही कर सकता है। और जिंक यहाँ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन आप देखोगे तो आपका B में ही है जो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। इट मीन्स B आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है जो आयरन को ही रिप्लेस कर रहा है। और जो आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है, इट मीन्स वो उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव यहाँ कौन हो गया, इन चारों मेटल में। मेटल आपके यही हैं जिनके सल्फेट दिए गए हैं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे यहाँ पे आपका B इज़ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। और ये लाइक जिंक, जिंक मतलब आपका जिंक है ये मेटल। उसके बाद आपका जो है सेकेंड अगर हम लाइन देखें तो सेकंड कॉपर सल्फेट को कौन डिस्प्लेस कर रहा है। कॉपर सल्फेट को अगर हम देखें तो कॉपर सल्फेट को आयरन ही डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ A जो है आपका सेकंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो आपका कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व B इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। तो देखो जिंक जो है वो कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन को भी डिस्प्लेस। तो अगर हम B जो मेटल है इसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा देगा और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बना लेगा और कॉपर को रिमूव कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ ये रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट क्या आपका देखिए C में हम देखें तो ना आयरन को डिस्प्लेस कर रहा, ना कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा, ना जिंक को डिस्प्लेस कर रहा, सिर्फ आपका सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। और सिल्वर को डिस्प्लेस कौन कर सकता है, सिर्फ कॉपर कर सकता है, सिर्फ कॉपर कर सकता है, क्योंकि और बाकी तो 2 हमने ले लिए, ठीक है। तो सिल्वर को डिस्प्लेस सिर्फ कॉपर कर सकता है, आयरन भी कर सकता है, जिंक भी कर सकता है, लेकिन हमने उनको B और A नाम दे दिया। जिंक जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज़ वो B है, और आयरन आपका सेकंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट दैट इज़ A है, एंड C आपका क्या हो गया, कॉपर है। वो सिर्फ किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। और लास्ट देखिए नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इट मीन्स ये सिल्वर है जो किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो सिल्वर जो है वो लीस्ट जो है रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो बॉटम पे आता है। इट मीन्स वो आपका जो है रिएक्टिविटी उसकी बिल्कुल लीस्ट होती है, या उसको हम अनरिएक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका सिल्वर किसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसी के साथ शो नहीं करेगा। वो ना जिंक को डिस्प्लेस कर सकता, ना आयरन को, ना कॉपर को। हाँ, वो खुद कॉपर से डिस्प्लेस हो सकता है।
तो अब हमारे पास जो है क्वेश्चंस का आंसर अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो हम कहेंगे यहाँ मेटल बी, ठीक है। और मेटल बी क्या है आपका, बी आपका जिंक है यहाँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड बी ऑब्जर्व बी इज एडिड टू कॉपर सल्फेट, तो अगर जिंक को हम कॉपर सल्फेट में ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। तो जिंक आपका जो है सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हो। जैसे ये रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो फेड अवे हो जाता है। ये फर्स्ट चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और यहाँ जिंक सल्फेट का कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। और आपका जो है कॉपर बाहर जो है उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए अरेंज द मेटल ए बी सी डी इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, तो अगर इनको हम डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लगाएं तो हम बी जो है, तो हमने कहा कि आपका जो बी है वो जिंक है, ठीक है। ए जो है कॉपर को कर रहा है तो ए आपका आयरन है, सी आपका जो है कॉपर है और डी है आपका सिल्वर, ठीक है। तो हम अगर इनकी रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो ये इनका ऑर्डर होगा बी ए सी डी, ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, बी ए सी डी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बी, उसके बाद ए लाइक आयरन है वो, उसके बाद सी कॉपर है एंड डी आपका सिल्वर। तो आपका बी ए सी डी जो है इसका ट्रेंड होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, ये आपने कर लिया होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड when dilute hydrochloric acid is added to reactive metal, ठीक है। तो रिएक्टिव मेटल तो आपका जिंक भी होता है, आयरन भी है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तो अगर हम देखें तो आपके जैसे मैग्नीशियम वगैरह हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है एक बार हम देख लेते हैं। Which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron react with, ठीक है, इसने दे दिया आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो देखो जब भी कोई रिएक्टिव मेटल आपका जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ जब रिएक्शन होती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। और उस हाइड्रोजन गैस को हम टेस्ट कर सकते हैं पॉप साउंड टेस्ट से, यानी कि अगर बर्निंग कैंडल नियर बाय उसके लेके जाएंगे तो वो पप इस तरह की साउंड देती है। तो कन्फर्म हो जाता है कि जब भी आपका मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं दे ऑलवेज गिव द हाइड्रोजन गैस। तो आपका हो गया। अब देखो इसका आंसर ये हो जाएगा कि दे गिव द हाइड्रोजन गैस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये कॉमन रिएक्शन हमें याद रखनी पड़ेगी। तो ये क्या बनाते हैं, एक तो आपका कोरस्पोंडिंग जो भी है वो साल्ट बनाएंगे, ठीक है, एंड देन आपका हाइड्रोजन गैस वो इवोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आयरन है और वो HCl के साथ जो है डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बनेगा, FeCl2 एंड हाइड्रोजन गैस को इवोल्व कर देगा। तो ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में भी सीख के आए। व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकंड सल्फेट, राइट द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो देखो जिंक को अगर ऐड करेंगे FeSO4 में तो FeSO4 जो है क्या है, ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन है, ग्रीनिश कलर का है, ये ग्रीनिश कलर का साल्ट है। और अगर हमने इसके अंदर जिंक ऐड किया तो जिंक होता है सिल्वरी ग्रे, सिल्वरी, ठीक है, सिल्वरी वाइट, ये सिल्वर वाइट होता है। जैसे ये रिएक्शन होगी क्या है आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, आपका जो जिंक है इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो ये डिस्प्लेस करेगा आयरन को एंड देन इट फॉर्म द जिंक सल्फेट और ये कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, कलरलेस, ठीक है। और उसके बाद आपका जो है आयरन वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा जिंक के अंदर। आयरन इज डिपॉजिट ऑन जिंक एंड जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन आपका बनेगा एंड ये आपका जो है ग्रे कलर का डिपॉजिट होगा तो आपको ग्रे कलर का दिखेगा। तो हमने ये सारे क्वेश्चन इंटेक्स का आपके कर लिए। नेक्स्ट आप देखिए कहीं और इंटेक्स क्वेश्चंस हैं।
ये आपके आगे ये और हम कर लेते हैं। इसमें देखिए राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। देखो मैंने आपको सारा जो है आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। जो आपके लेक्चर्स हैं, जब हमने मेटल नॉन मेटल के जो लेक्चर हैं, मैंने 2 लेक्चर में ही आपका जो है ये पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कराया है। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो लेक्चर तो आप पहले उनको देखें, फिर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको समझ भी आएगा और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस आपकी होगी। देखिए राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम किसी भी मेटल या नॉन मेटल के अगर बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वही हम शो करते हैं एज ए डॉट, ठीक है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि हमारे पास 4 सेल होते थे KLMN, तो आपका जितना एटॉमिक नंबर है उतने इलेक्ट्रॉन हमें फिल करने होते हैं। तो फर्स्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सेकेंड सेल में आपका जो L सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड देन आपका कितना उसका एटॉमिक नंबर है उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, लास्ट सेल आपका कौन सा है, यानी कि लास्ट सेल का मतलब है कि उसका लास्ट सेल कौन सा है, ठीक है, जिसमें उसके लास्ट सेल में 1, 2 इलेक्ट्रॉन जितने भी आए वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही हमें शो करना है मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ, ठीक है, एटम के साथ। तो वो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ बताया गया है कि आपका सोडियम, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसको हम लिखते हैं 281। तो हमें पता है फर्स्ट सेल में 2 ही आते हैं, सेकेंड में 8। तो यहाँ एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है और हमें 11 ही फिल करने हैं। तो हमारे पास 4 सेल होते हैं KLMN। तो इसका जो ये K सेल है, ये L सेल और ये M सेल, ये N सेल। तो N सेल के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, 2, 8, 10 हो गए। अब जो है 1 इलेक्ट्रॉन बचा था वो हमने M सेल में डाल दिया। तो इसका लास्ट सेल ये हो गया, यानी कि M सेल जो है वो इसका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल में जितने इसके इलेक्ट्रॉन है उसी को हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में। आउटर मोस्ट सेल है ये, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम एक ही से दिखाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कह रहा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो K में आपका क्या आएगा, 2 ही आ सकते हैं, बाकी बचे वो हम 8 आ सकते हैं। तो हमारे पास बचे 6 है, तो वो L में कितने आ गए, 6 आ गए। अब इसका आउटर मोस्ट ये हो गया, ठीक है। अब आउटर मोस्ट जो सेल है उसी के जो है इलेक्ट्रॉन हमें शो करने हैं। तो ये आपका ऑक्सीजन जो है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी हम आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। देन मैंने आपको पूरा सिखाया है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। उसके बाद आपका जो है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, 282 KLM। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम मैग्नीशियम लिख के और 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर दिखाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें करना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपने आगे होंगे आपको समझ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, शो द फॉर्मेशन ऑफ N2O जो है सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब मेटल से और नॉन मेटल की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल वो आपका आयनिक बॉन्ड बनाएगा हमेशा, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनेंगे। क्योंकि मेटल आपका जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इट कैरी द पॉजिटिव चार्ज, और नॉन मेटल गेन करता है इट कैरी द नेगेटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मेटल, वही इलेक्ट्रॉन आपके नॉन मेटल जो है गेन कर लेते हैं, और उनके बीच में आपके जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन की वजह से। तो हम इनके जो है स्ट्रक्चर कंप्लीट ये कह रहा है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वहाँ कैसा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। तो वैसे भी यहाँ हमें दिख रहा है कि आपका सोडियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल जब आता है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड ही बनता है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हमें करना है ये।
सोडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हमें बनाना है, तो Na2O का हमें दिखाना है। तो सोडियम के जो है पास एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, और सेकंड सोडियम हम लेंगे उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन जो है वो हमें लेना है, तो एक ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 2 और 6। अब ये जाना चाहेगा 2 8 में, ताकि इसके दोनों सेल फुल हो जाएं, K और L। जब दोनों फुल का मतलब ये है कि जितने आ सकते हैं उतने हो जाएं, या फिर अगर मान लो कोई सेल है जो नियर बाई आपका ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो जाए, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें कंप्लीट हो जाए, लास्ट सेल में 8 आ जाए, तो भी उसको स्टेबल माना जाता है कि इट ऑक्यूपाई अपनी इट्स ऑक्टेट या इट्स सेल इज फुल, तो वो आपका स्टेबल माना जाता है। और वो एक्वायर कर लेता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बराबर आ जाता है हीलियम, नियोन, जो भी नियर बाई गैस है। तो अब सोडियम और ऑक्सीजन दोनों ही किसके पास हैं? नियोन के पास हैं, यानी कि दोनों ही 2 8 में जाना चाहते हैं। अब सोडियम जो है इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 11 से अगर हम एक माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपना एक इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करना चाहता है, और यहाँ ये जो है ये भी अपना एक माइनस कर दे तो 10 आ जाएगा, ये भी अपने 2 8 में आना चाहता है, ठीक है। अभी ये 2 8 1 है, 2 8 1 है, ठीक है, लेकिन एक लूज़ करेगा ये। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है ऑक्सीजन, क्योंकि 2 6 है और 6 की जगह चाहता है कि 2 8 हो जाए, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 8, और ये भी आपका नियोन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है, ये गेन करके करेगा, ये मेटल है तो ये लूज़ करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम तो एक ही दे सकता है, दूसरा तो वो बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि 2 8 हो जाएगा एक देने के बाद। उसके बाद स्टेबल नोबल कॉन्फ़िगरेशन आने के बाद इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, तो Na+ बन गया, Na2+ पे नहीं बनेगा, तो हमें दूसरा सोडियम लेना पड़ेगा। तो एक ये देगा और एक ये, तो यहाँ से आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब ये दोनों के दोनों क्या बन गए, यहाँ से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ से भी ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे तो कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक। तो ये बन गया आपका Na+, 2 Na+ है, एंड इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए हैं, तो -2, तो ये बन गया आपका Na2O, ठीक है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है उसके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास हैं ही 2, ठीक है, दूसरा मैग्नीशियम हमें लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये भी दोनों किसके पास हैं? नियर बाई ये दोनों नियोन के पास हैं, तो ये भी 10 होना चाहेगा, तो 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 10 पे आ जाएगा, 12 में से 2 गए 10 आ गया। यहाँ इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये चाहेगा कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन ले लूँ तो मैं भी 10 के ऊपर आ जाऊँ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र कर देगा। तो मेटल से नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो उसको आयनिक बॉन्ड हम बोलते हैं। तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले गए और ये बन गया मैग्नीशियम 2+ एंड ऑक्सीजन -2, और इसको बोलेंगे हम MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये इसके जो है इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिन कंपाउंड्स? तो आयंस कौन कौन से हैं? Na2O के अंदर आयंस है 2 Na+ एंड O-2, और MgO के अंदर है Mg2+ एंड O-2, ठीक है। ऑक्साइड आयन है एंड मैग्नीशियम आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है। तो यहाँ पे वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स? तो देखो, आयनिक कंपाउंड्स दे हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and strong force of attraction between them, and they require the lot of energy to break this bond to melt the compound so that they have high melting point। यानी कि आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं, तो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, और उनको तोड़ने के लिए, मेल्ट का मतलब क्या है, वो टूटेंगे तभी तो कंपाउंड मेल्ट होगा,
तो जो आयनिक कंपाउंड है वो ज़्यादातर सॉलिड्स होते हैं, तो उनको मेल्ट करना है, इट मीन्स उनके जो आयनिक बॉन्ड है या उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको ओवरकम करना है, तो दे रिक्वायर द लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड या टू मेल्ट द कंपाउंड सो दैट दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ये आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन आयंस, सो दे रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ हैं हमारे क्वेश्चंस, ये आ गए। ये सभी अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ही चल रहे हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स मिनरल, ओर एंड गैंगयू। ठीक है, तो हमने 3 टर्म्स को डिफाइन करना है। सबसे पहले मिनरल्स। तो देखो मिनरल्स क्या होते हैं, नेचुरल मटेरियल जो है वो अर्थ क्रस्ट से जो निकलता है, नेचुरल मटेरियल कमिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट या नेचुरल मटेरियल विच इज़ फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, उसमें मेटल और उसके कंपाउंड वो सब मिलेंगे, तो हम कहेंगे द नेचुरल मटेरियल इन विच metals and their compounds are found in earth crust are called minerals। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, मिनरल्स। ओके, अब और किसको बोलेंगे, जो मिनरल निकल गए, द मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो ओर्स, ठीक है, मिनरल्स, ओर्स। उसके बाद गैंगयू, जो मटेरियल जो है अर्थ क्रस्ट से निकल रहा है वो सब मिनरल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ मिनरल्स में पर्टिकुलर कोई मेटल होता है जिसकी पर्टिकुलर कोई कंसंट्रेशन होती है। तो ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोसेस से, कैल्सिनेशन है, रोस्टिंग प्रोसेस है, या जो है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, ठीक है, उन किसी भी प्रोसेस से हम प्योर मेटल उससे निकालते हैं, तो उन मिनरल्स को हम ओर बोल देते हैं क्योंकि उससे मेटल निकल रहा है। और ये जो आपका ओर जो है, ठीक है, जो आपके ओर है उनको जब माइन किया जाता है तो उसके अंदर, माइन मतलब कोयले की तरह इनको हम निकालते हैं, हम जैसे कोयला निकालते हैं खदानों में से, ऐसे ही इनको भी माइन किया जाता है, इनकी भी माइनिंग होती है। तो जब ओर से मेटल जो आपका निकलता है तो वो प्योरीफाई नहीं होता, यानी कि इट इज़ कंटामिनेटेड विद द वेरी लार्ज नंबर ऑफ द इम्प्योरिटीज़, और उन इम्प्योरिटीज़ को हम बोलते हैं गैंगयू। ठीक है, तो हम कहेंगे द ओर have or mined from earth have large number of impurities, called गैंगयू। These impurities called गैंगयू। ठीक है, UE, these impurities called गैंगयू। तो मिनरल जो निकल रहे हैं, जो सब हैं वो तो मिनरल हैं, जिससे मेटल निकल रहा है वो ओर है, जो ओर भी माइन करके निकाला जाता है उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जिसके लिए मेटलर्जिकल प्रोसेस हम लगाते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, प्योर लाते हैं, उसके जो कार्बोनेट हैं, सल्फाइड है, या कोई भी आपके जो हैं उसके ऑक्साइड्स हैं, उनसे हम प्योर मेटल निकालते हैं। तो उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं, रॉक मटेरियल्स हैं, तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं गैंगयू। उसके बाद नेम द 2 मेटल विच आर फाउंड इन द नेचर इन फ्री स्टेट। तो देखो फ्री स्टेट में वो मिलते हैं हमें,
विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। यानी कि आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज थी जो मैंने आपको लेक्चर में कराई है, उसमें बॉटम पे जो एलिमेंट है वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं है और वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। तो आपके जो है दो ऐसे मेटल हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, जिनके कंपाउंड नहीं मिलते क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो हम कहेंगे गोल्ड और प्लेटिनम जो है दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन द नेचर। नेक्स्ट है व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। व्हाट केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड हमें मिल गया, मेटल ऑक्साइड के बाद हमें कौन सा प्रोसेस करना पड़ता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन कराते हैं हम या तो कार्बन से और या आपका जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो अगर मान लो हमारे पास ये ऑक्साइड है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, और कार्बन के साथ हम इसको रिडक्शन कराएं, ठीक है, तो यहाँ रिड्यूस्ड बाय कार्बन, रिड्यूस्ड बाय कार्बन। ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोयले की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। तो जब भी ऑक्साइड हमें मिलते हैं तो ऑक्साइड अगर बन जाता है तो ऑक्साइड को रिड्यूस करा के प्योर मेटल में लाना इजी है। ठीक है, और किसी कंपाउंड में, तो ऑक्साइड से हम मेटल ऑक्साइड जो है, जैसे ये आपका जिंक ऑक्साइड है, उनका रिडक्शन हम कराते हैं तो हमें मेटल मिल जाता है। ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर हमें मेटल मिल गया, दैट इज जिंक मेटल हमें मिल गया। तो हम यहाँ कहेंगे कौन सा प्रोसेस है वो, रिडक्शन प्रोसेस है, जहाँ से मेटल ऑक्साइड से हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, इसको हम कराएंगे रिडक्शन। ठीक है, और हमें मिल जाएगा मेटल। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस कर लिए हमने सारे। नेक्स्ट देखिए कहाँ है हमारा, अच्छा ये हमारे ये भी इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। मेटेलिक ऑक्साइड है आपके पास, जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल्स। ठीक है, अब देखो जितने भी मेटल हैं उन सबको साइड लिख लो। हमारे पास जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, तो जिंक है, मैग्नीशियम है एंड कॉपर है। और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है आपको पता है, लिथियम सोडियम के बाद मैग्नीशियम ही आता है। तो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जिंक एंड देन उसके बाद कॉपर। ये तो हमें रिएक्टिविटी का पता लग गया। रिएक्टिविटी की सीरीज, और मैंने आपको उसमें वो भी सब बताया है, याद करने के लिए ट्रिक भी बताई है, तो आप उसको हमेशा माइंड में रखोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। और आते हैं मेटलर्जिकल प्रोसेस से, तो आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें। अब देखिए हमारे पास मेटल जो है उनके ऑक्साइड दिए हुए, जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड। कहता है टर्न बाय टर्न इनको क्या करना है, आपको हीट करना है। ठीक है भाई, जिंक ऑक्साइड उसको जिंक के साथ हीट करो, मैग्नीशियम को, और बताओ ये कह रहा है इन विच केस विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, किस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वही हो सकती है जहाँ पे आपका जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे, तो ये आपका डिस्प्लेस वो हो सकता है। तो हम देखेंगे कि आपका जो है सबसे पहले जिंक ऑक्साइड है। तो जिंक ऑक्साइड में अगर हम जो है मैग्नीशियम अगर हम रखते हैं तो हमें पता है मैग्नीशियम ज़्यादा इससे रिएक्टिव है। ठीक है, तो जिंक के साथ तो रिएक्शन होगी नहीं क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी सेम होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, तो यहाँ तो नो रिएक्शन। उसके बाद मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो यहाँ इसको ये रिप्लेस कर देगा और MgO बना देगा और जिंक को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शन आ गई। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, उसने जिंक को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ ये जो है रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ रिएक्शन होगी। उसके बाद अगर हम कॉपर के साथ करें तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, जिंक के साथ हम कर रहे हैं तो जिंक के साथ भी नहीं होगी, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी और यहाँ पे भी कोई रिएक्शन। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड हम लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिया, अगर हम यहाँ जिंक रखते हैं तो भी नो रिएक्शन, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो जिंक इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम ही रखते हैं तो ये दोनों की रिएक्टिविटी सेम है, तो भी नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड में हम कॉपर रखते हैं तो भी नो रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड वाले केस में किसी में भी रिएक्शन नहीं होगी।
उसके बाद आता है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में CuO प्लस अगर हम जिंक डालते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये जिंक जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर निकल जाएगा। अगर कॉपर ऑक्साइड आपका जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है तो भी ये आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और कॉपर को रिप्लेस, यानी कि कॉपर की जो रिएक्टिविटी है दोनों से कम है, तो मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और आपका जिंक के साथ भी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे दोनों में आपका जो है कॉपर डिस्प्लेस होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन कॉपर के साथ कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि दोनों की रिएक्टिविटी जो है वो सेम है। तो यहाँ जो है जिंक के साथ भी रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम के साथ भी रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्साइड की कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली। तो देखो आपके वो मेटल जो हैं जल्दी से कोरोड नहीं होते, विच आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, दैट इज आपका जो है गोल्ड है, प्लेटिनम है, दे आर डू नॉट कोरोड इजीली बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ द एयर एंड मॉइस्चर, सो दैट दे डू नॉट कोरोड। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो है रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखें तो आपका जो है कॉपर और सिल्वर भी आता है, बट कॉपर सिल्वर के फिर भी आपके जो है वो रिएक्ट करते हैं और उनके कुछ कंपाउंड्स बन भी जाते हैं। बट जो गोल्ड प्लेटिनम है वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और उनके जो है जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ करेगा, कॉपर के साथ नहीं करेगा, और यहाँ ये किसी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है क्या था, गोल्ड एंड प्लेटिनम आर अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव, हाईली अनरिएक्टिव मेटल and do not react with air and moisture। तो कोरोजन के लिए आपको पता है एयर और मॉइस्चर दोनों ही ज़रूरी हैं, तो दोनों के साथ एयर और मॉइस्चर दोनों के साथ ही ये रिएक्ट नहीं करता, सो दैट दे डू नॉट कोरोड इजीली, डू नॉट कोरोड इजीली। ठीक है, गोल्ड और प्लेटिनम ध्यान रखोगे। उसके बाद व्हाट आर अलॉयज। ठीक है, व्हाट आर अलॉयज, तो देखो अलॉय क्या है, जब दो मेटल को हम मिक्स करते हैं या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल को हम मिक्स करते हैं, उनका एक होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर जो बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कंप्लीट वो डिसॉल्व हो जाते हैं, तो आपका जो मिक्सचर बनता है, ठीक है, तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी जो कंडक्टिविटी है या फिर आपका जो कहें इनकी मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, वो तो थोड़ी लेस हो जाती है अलॉय बनने के बाद। बट अगर वैसे देखें तो उनकी जो हार्डनेस वगैरह है वो आपका जो है प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो जाती है, जो हमें, जैसे आपका जो गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो 22 कैरेट गोल्ड के अंदर हम 2% कॉपर या सिल्वर हम ऐड करते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, उसकी ज्वेलरी हम बना सकते हैं। वैसे वो गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी ज्वेलरी हम नहीं बना सकते। इसी तरह से आयरन है, उसको जब हॉट करते हैं तो मेल्ट हो जाता है तो सॉफ्ट होता है, तो कहीं किसी काम में हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर उसमें हम कार्बन नॉन मेटल जो हम ऐड कर दें तो फिर वो आपका थोड़ा हार्ड बन जाता है और उसको हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं, और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो, तो हम कहेंगे अलॉय क्या है, alloy is a homogeneous mixture of two metals or metal and or a metal and non-metal, metal and non-metal, metal and a metal and a non metal। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रास जो अलॉय है वो किससे बना है, कॉपर प्लस जिंक से। ब्रोंज कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, स्टील
आयरन प्लस कार्बन उसमें होता है, ठीक है। ये जो है इस तरह से दो मेटल या एक मेटल नॉन मेटल को मिले, तो पहले इनको जो क्या है, जो ज़्यादा मात्रा में जो मेटल है उसको पहले हीट किया जाता है, उसको हीट करके मेल्टिंग फॉर्म में लाया जाता है, मोल्टन फॉर्म में, एंड देन उसके अंदर दूसरा मेटल या नॉन मेटल जो भी है उसको डिजोल्व किया जाता है, कंप्लीट एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है, एंड देन वो आपके अलॉय बनते हैं। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो आपकी बिल्कुल चली जाती है, ठीक है, लेस हो जाएगी, और इनका जो और प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, वो भी कम हो जाती है आफ्टर अलॉइंग, ठीक है। बट इसको हम अलॉय बनाने के बाद इनकी वो प्रॉपर्टीज़ हम बढ़ा सकते हैं कि अलॉय बनने के बाद इनके अंदर जो है रस्टिंग या कोरोजन की जो है रस्टिंग वगैरह नहीं लगता अलॉय बनने के बाद, और आपका जो है हार्ड वगैरह हो जाते हैं, इनको हम काम ले सकते हैं, जो सॉफ्ट मेटल है वो हार्ड बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका यूज़ भी है और इनकी जो है इम्पोर्टेंस भी है। नेक्स्ट देखिए, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद ये आपका जो है इस पूरा इसके अंदर आप एक बार इसको पढ़ लोगे, इससे क्या होता है चैप्टर एक बार रिवाइज होता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लोगे। उसके बाद आते हैं हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमें ध्यान से देखना है, NaCl सॉल्यूशन और कॉपर मेटल हमें लिख लेना है एक सॉल्यूशन की फॉर्म में NaCl प्लस कॉपर, और रिएक्टिविटी सीरीज को हमें ध्यान रखना है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है। उसके बाद लेड, कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये मैंने लिख दिए। यहाँ आपका जो है पोटाशियम, इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज थी। तो यहाँ पे जो है कॉपर देखो, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं हो सकती, नो रिएक्शन। सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कैसे हट सकता है लेस रिएक्टिव से, तो कॉपर इसको डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, NaCl प्लस कॉपर है। तो जो आपको पता है ये जो मेटल है ये इसको हटाएगा तब अपना सॉल्यूशन आपका जो है बनाता है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो नो रिएक्शन। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम मेटल, MgCl2 प्लस एल्यूमिनियम। अब मैग्नीशियम की रिएक्टिव इज मोर देन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता मैग्नीशियम के, तो नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। FeSO4 सॉल्यूशन एंड सिल्वर मेटल, FeSO4 प्लस सिल्वर। आपको पता है सिल्वर से सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है और आयरन की रिएक्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा है, तो हम या कहें सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इट कैन नॉट डिस्प्लेस द आयरन कहें, या फिर कहें आयरन इज मोर रिएक्टिव, इट कैन नॉट डिस्प्लेस बाय द एल्यूमिनियम, किसी भी तरह से आप कहो, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे भी आयरन क्या है आपका सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल, तो AgNO3 सॉल्यूशन प्लस कॉपर मेटल। अब यहाँ देखिए कॉपर आपका पहले आता है, सिल्वर बाद में आता है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, ठीक है, और इट कैन डिस्प्लेस द सिल्वर, तो ये रिएक्शन आपकी होगी, इट कैन गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज ये आपका क्या बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag, इसको बैलेंस आप कर लोगे यहाँ पे 2Ag। देखो कई बार क्या होता है कि मैं फ्लो में रिएक्शन जो है आपको बोल देती हूँ कि इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, अगर मैं खुद बैलेंस जो है आगे बढ़ जाती हूँ, उसको बैलेंस नहीं दिखाया तो आप उसको नोट करके बैलेंस कर लिया करो, ठीक है, या फिर उसको हाफ बैलेंस कर दिया तो आप उसको एक बार देख के बैलेंस कर लिया करो। ये रिएक्शंस बार बार आ भी चुकी हैं और अब आपको बैलेंस करना भी आ गया है। उसके बाद देखो तो इसका जो ऑप्शन है विच विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल जो है इट विल गिव द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। आयरन का फ्राइंग पैन है, रस्ट से बचाने के लिए कौन सा हमें ऑप्शन चूज करना चाहिए, अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें सबसे अच्छा जो ऑप्शन है इट इज़ द गैल्वनाइजेशन प्रोसेस। जब भी कोई लोहे की चीज़ होती है उस पर हम जिंक की एक कोटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, तो वो आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है, अप्लाइंग ए कोट ऑफ जिंक, ठीक है। हम यहाँ ग्रीस अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल स्पॉइल द फूड, ठीक है। वो अब जो पैन है फ्राइंग पैन है वो आपका जब भी उसमें फूट जाएगा, अगर उसमें ग्रीस अप्लाई किए तो वो आपका जो है पूरा खाना जो है ख़राब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है, टॉक्सिक हो जाएगा।
पेंट क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि अगर पेंट हम करते हैं तो जैसे आपका जो फ्राइंग पैन है बार बार जब उसको हीटिंग हम देंगे तो पेंट भी कैन बी रिमूव, यानी कि वो रिमूव हो सकती है आफ्टर सम टाइम। तो पेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो जब रिमूव हो जाएगी तो रस्ट तो लगेगा फिर जो फ्राइंग पैन है उस पर। तो इससे अच्छा जो फ्राइंग पैन है वो आपका आयरन का बना हुआ, इस पर आप जिंक की अगर कोटिंग करते हो तो जिंक आपका जल्दी से ब्रेक उसकी कोटिंग नहीं होती है और वो उसको रस्टिंग से बचाएगी। तो सबसे अच्छा है आपका जिंक की कोटिंग। उसके बाद एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव द कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। देखो इन सब के ऑक्साइड हम बना के देख सकते हैं जब आपके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आपका जो है कैल्शियम है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ अगर कंपाउंड बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब ये तो गैस है, ठीक है। तो ये पूछा विद हैव विच द कंपाउंड विद हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट तो हमेशा सॉलिड का होता है, गैस का तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन अगर है तो ये SiO2 बनाता है और ये सॉलिड होता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। बट ये इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, इनसोल्यूबल इन वाटर। ये जो है बनाता तो ऑक्साइड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बट इनसोल्यूबल होता है वाटर में, ठीक है। उसके बाद आयरन, ठीक है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो ये Fe2O3 बनाता है, ठीक है। इसको आप बैलेंस कर लोगे, मैं कर देती हूँ। अभी यहाँ देखोगे तो आप जो है 3O2, ये 2Fe2O3, और ये हो जाएगा 4Fe3O2 2Fe2O3, तो ये 4Fe हो गया, 2 3 6 और ये ठीक है। तो ये 2Fe2O3 बन गया। अब ये आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, ये भी आपका सॉलिड होता है और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट ये भी इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये भी सोल्यूबल नहीं है, तो बचा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है लाइम, ठीक है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, आपने बहुत सारी रिएक्शंस की हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो आपका ये जो है कैल्शियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बोलते हैं लाइम, और ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है CaO, और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ है, एक ऑक्सीजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो CaOH ट्वाइस, ये बन जाएगा सेलेक्ट लाइम, ठीक है। तो ये सोल्यूबल है, लाइम जो है ये सोल्यूबल है, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इट इज़ सॉलिड और हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और सॉलिड में होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, फूड कैन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो फूड के कैन आते हैं, ठीक है, वो टिन की कोटिंग उनके ऊपर लगी होती है, जिंक की नहीं लगी होती है। तो ऐसा क्यों? देखो फूड हर तरह के होते हैं, जो फूड पैक्ड जो फूड आते हैं वो एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, उनके अंदर जो है बहुत सारे मिर्च मसाले जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी pH अप डाउन जो है अलग अलग तरह के फूड होते हैं, तो एसिडिक फूड भी होते हैं। तो जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, तो बीइंग मोर रिएक्टिव इट कैन रिएक्ट विद द एसिडिक फूड्स एंड मेक इट टॉक्सिक, ठीक है। तो वो आपका जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो उसके साथ रिएक्टिविटी उसकी ज़्यादा है, तो एसिड फूड के साथ रिएक्टिविटी उसकी यानी कि रिएक्ट करेगा और आपका जो है टॉक्सिक कंपाउंड वो बना देगा, तो वो फिर खाने लायक नहीं रहता, ठीक है। इट फॉर्म द टॉक्सिक कंपाउंड। तो यहाँ हम कहेंगे फूड कैन्स आर कोटेड विद, तो हम कहेंगे ये पे जिंक इज कोस्टियर, नो, जिंक एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, देन नो,
यहाँ सी ऑप्शन आएगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो हम कहेंगे जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, ये ऑप्शन है। इसलिए जो कैन आते हैं फूड के उसमें आपका टिन की कोटिंग मिलती है, जिंक की नहीं, बिकॉज जिंक कैन बी रिएक्ट विद द एसिडिक फूड्स एंड इट फॉर्म द टॉक्सिक कंपाउंड। उसके बाद देखिए, यू आर गिवन ए हैमर। एक तो हमें हैमर दिया गया है, यानी कि हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं, एक बैटरी, बल्ब, एक वायर और एक स्विच, ये चीज़ हमें दी गई है। हाउ कुड यू यूज देम, डिस्टिंग्विश बिटवीन द सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल एंड असेस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो देखो, हैमर अगर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि एक सैंपल मेटल का लेते हैं और एक नॉन मेटल का, ठीक है। हमने जो है एक सैंपल मेटल का लिया और एक सैंपल नॉन मेटल का लिया, और हमने उसको एक आयरन ब्लॉक के ऊपर रख के उसको 4 to 5 टाइम्स उसको हैमर किया। तो जो मेटल होगा इट टर्न्स इनटू थिन शीट्स, दैट इज मेलिएबल, ठीक है। और जो नॉन मेटल होगा इट कैन ब्रेक इनटू पीसेस। तो जो ब्रेक हो गया वो नॉन मेटल है, तो हम इजीली उनको क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम कहेंगे विद हैमर, हैमर का यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमने सैंपल लिया मेटल, सैंपल अगर मेटल है, ठीक है, हमने सैंपल लिया, हमें नहीं पता अभी वो मेटल है नहीं मेटल है, ठीक है, हमने 2 सैंपल लिए, सैंपल 1 एंड सैंपल 2, तो ये कहेंगे टर्न इनटू थिन शीट, इट टर्न इनटू थिन शीट्स ऑन हैमरिंग। 4 to 5 टाइम्स उसको हैमर हमने किया ऑन ए आयरन ब्लॉक। दोनों सैंपल को हमने आयरन ब्लॉक हमने ये ले लिया और यहाँ हमने सैंपल रखा और उसको हमने 4 to 5 टाइम्स हैमर किया, ठीक है। तो जो आपका थिन शीट में चेंज हो गया, ठीक है, जो आपका थिन शीट में चेंज हो गया वो आपका क्या बन गया, वो आपका क्या है, मेटल है, ठीक है। और जो आपका ब्रेक हो गया वो आपका क्या बन गया, ये आपका थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। तो आपका ये सैंपल था, ये क्या है, ये मेटल है, इट इज़ ए मेटल। और हम कहेंगे विच ब्रेक इनटू पीसेस, ब्रेक इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, जिसको हमने जो है हैमर किया और वो ब्रेक हो गया, अलग अलग पीस में, टुकड़ों में टूट गया। तो ये आपका जो है आयरन ब्लॉक हमने लिया था, यहाँ पे एक हमने सैंपल लिया और जैसे हमने इसको हैमर किया तो ये आपके जो है टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक हो गया। इट मीन्स ये क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। एक तो ये हमने हैमर का यूज़ करके हमने ये काम किया। दूसरा कह रहा है कि हमें क्या दिया गया है, ए बैटरी, बल्ब, वायर और स्विच। तो इससे हम एक पूरा सेल बना सकते हैं, ठीक है। तो बल्ब अगर जहाँ ग्लो कर रहा है वो आपका क्या है, बल्ब अगर ग्लो कर रहा है तो वो आपका मेटल है। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो वो आपका नॉन मेटल है। तो इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने बल्ब लिया, ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, और हमने जो है इस बल्ब को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ हमने बैटरी लगाई, ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया, और हमने जो है सैंपल के लिए जगह हमने छोड़ दी। तो यहाँ हमने एक सैंपल ले लिया, ठीक है। ऐसे हमने दूसरा बल्ब लिया, ठीक है, उसको वायर से कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ इसको वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ हमने दूसरा सैंपल ले लिया, ये भी सैंपल है आपका, ठीक है, ये भी सैंपल है आपका। तो जब आपका बल्ब ग्लो, ठीक है, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आपके बल्ब आपका ग्लो होगा, दैट इज ये सैंपल आपका क्या था, मेटल, ठीक है। और बल्ब ये आपका ग्लो करेगा एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो, जब ग्लो नहीं करेगा तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। तो यहाँ से हमें कौन सी 2 प्रॉपर्टी पता चलती है, ठीक है, कौन सी 2 प्रॉपर्टी, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, एंड नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल एंड नॉट डक्टाइल,
दूसरी प्रॉपर्टी मेटल की क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें ये दो प्रॉपर्टी पता चली। तो हम कहेंगे मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर good conductor of electricity, electricity। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमने फिफ्थ क्वेश्चन भी कर लिया। नेक्स्ट है व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नेम टू Name two metal which displace the hydrogen from the dilute acid and two metals from which will not। एक मिनट, अच्छा 6 क्वेश्चन है ये, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड 7th है अलग। तो हम पहले अपना 6 क्वेश्चन करते हैं। ये सब आपने देख लिया होगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में मैंने आपको 2 ही मेटल बताए थे, 2 मेटल के ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होते हैं, यानी कि दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है, तो कौन कौन से थे वो आपके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड एंड जिंक के ऑक्साइड। उनके जो ऑक्साइड है दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर एंड दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस। तो देख लेते हैं हम 2 मेटल्स, दैट इज 2 मेटल्स ऑक्साइड। कौन कौन से, आपका एल्यूमिनियम के ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, एंड जिंक ऑक्साइड दैट इज आपका जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये आपका जो है एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे एंड Al2O3 आपके बेस के साथ भी रिएक्शन करेंगे दैट इज NaOH। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स विच आर रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेस, दे आर कॉल्ड एज, they behave as acidic as well as basic, so they are called as amphoteric oxides। ठीक है, तो यहाँ आपका जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और आपका जब ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो दे बिहेव एज बेसिक एज वेल एज एसिडिक, इसीलिए हम इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कह रहे हैं। तो यहाँ देखो इन रिएक्शंस को हम बैलेंस करेंगे, ये आपका बनाएगा AlCl3 और आपका साथ में H2O निकलेगा। ठीक है, रिएक्शन को जब यहाँ पे O3 है, यहाँ पे क्लोरीन जो है 3 है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। सबसे पहले तो हम 2Al करेंगे, जो है थोड़ा सा स्पेस, Al2O3 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन मैंने लेक्चर्स में जो है आपको बोल दिया, सामने दी हुई है NCERT में कि बैलेंस कर लेना, और हाफ बैलेंस करवाई हुई है या जो है पूरी बैलेंस नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ें नोट करके खुद में बोल देती हूँ बैलेंस कर लेना, तो कर लिया करो। ठीक है, नोट कर लिया करो, मतलब अगर मैंने उसमें बैलेंस नहीं भी की तो उसको गलत नहीं देखना है, साइड में बुक के अंदर ज़रूर देखना है कि साइड में क्या है, मैम क्या पढ़ा रही है। तो यहाँ देखो आपका एक तो AlCl3 बनेगा और एक आपका H2O बनेगा। तो यहाँ 3 Cl हैं और यहाँ 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 2 एल्यूमिनियम करूँगी, यहाँ 6 Cl हो गए, तो मैं यहाँ 6 HCl करूँगी। अब 3H जो है यहाँ H2 है और यहाँ 6H है, तो 3H2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन अब बैलेंस होगी। ठीक है, मैंने 1-2 रिएक्शंस में आपके लेक्चर में 6 HCl तो करा दिया, बट 2 AlCl3 नहीं किया, तो 3H2O। तो ये आप एक बार इसको नोट करके और सही कर लोगे। ठीक है, उसके बाद Al2O3 प्लस NaOH, यहाँ देखो आप, ये बनाएगा 2NaAlO2 प्लस H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो यहाँ पे 2Na है, 2NaOH सॉरी 2NaOH हो जाएगा। Al2O3 है तो यहाँ पे 2 लगा दिया तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गए। यहाँ पे देखिए H2 है,
2 लगा हुआ है तो वहाँ H2O, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 and एक ही होगी 5, और यहाँ ऑक्सीजन देखिए आप 3 तो ये है और 2 इसमें है तो 5, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस है, तो यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। नेक्स्ट अगर आपका जिंक ऑक्साइड है तो वो HCl के साथ भी रिएक्शन करेगा, ठीक है, क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस H2O, तो इसको आप बैलेंस करोगे 2HCl आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये ZnCl2 बन जाएगा। उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्शन करेगा बिल्कुल ऐसे ही, और जैसे ये सोडियम एल्यूमिनेट बने था ये सोडियम जिंकेट बनेगा, ठीक है, तो यहाँ लेकिन थोड़ा सा ये 2Na था, यहाँ पे बनेगा Na2ZnO2, इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस H2O, ठीक है, तो अब ये रिएक्शन सारी बैलेंस है। तो इस तरह से हमें तो 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हो गए मेटल के, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। उसके बाद नेम 2 मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड नेम 2 मेटल विच विल नॉट, तो हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो तो सभी जो है डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन को, और उसमें से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, 2 मेटल अगर हम बताएं तो जिंक आयरन आप ले लो, ठीक है, वो आराम से जो है डाइल्यूट एसिड के साथ, जब जिंक की बहुत अच्छे से रिएक्शन होती है, आयरन की भी डाइल्यूट एसिड के साथ बहुत अच्छे से रिएक्शन, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। और नहीं करेंगे वो कौन से हैं आपके जो है कॉपर एंड सिल्वर, वो मेटल है जब भी हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है वो, तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कॉपर और सिल्वर से ज़्यादा है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ कॉपर की और सिल्वर की जब रिएक्शन होती है तो फिर उसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते। तो यहाँ पे आपका जो है 2 मेटल जो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करें, तो जिंक एंड आयरन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड्स, एंड कॉपर एंड सिल्वर दे डू नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, ठीक है, तो हमने 7th भी हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल M व्हाट विड यू टेक एज द एनोड एंड कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का बहुत आपको जो है डायग्राम से मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, मैं फिर से बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक थिन हम जो है कैथोड इसको बनाते हैं, प्योर मेटल लेते हैं थिन, एक थिन आपका जो है शीट लेते हैं प्योर मेटल की, ये प्योर कॉपर है, ठीक है, ये प्योर है, और इसको हम बना देते हैं कैथोड, और एक जो है थिक लेते हैं इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं कॉपर भी है, ठीक है, तो इसको हम बना देते हैं एनोड और अपना सेल पूरा करते हैं। ये कैथोड है, ठीक है, और ये एनोड है, और यहाँ जो है इसका एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया, कॉपर सल्फेट, कैथोड कौन है, प्योर कॉपर, एनोड कौन है, इम्प्योर कॉपर। तो सबसे पहले तो इसके आंसर्स के जवाब हम देते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो कैथोड, कैथोड है प्योर कॉपर, ठीक है, मेटल कह रहा है, आप पूरा एक्टिविटी करके मेटल कहो तो मेटल कह सकते हो आप, कि प्योर जो मेटल होगा वो आपका कैथोड बनाया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जरूरी नहीं कॉपर की, कॉपर का एग्जांपल हम लेते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक, सिल्वर की भी होती है, तो प्योर जो मेटल ले रहे हैं वो उसको हमने कैथोड बनाया है, और एनोड हम बनाएंगे जो इम्प्योर मेटल है। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है कॉपर का, इम्प्योर कॉपर को हमने बनाया एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट हम लेंगे कॉपर सल्फेट को, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो यहाँ से जब ये पूरा सर्किट पूरा होगा तो आपका जो थिक शीट है, ठीक है, इस थिक शीट से जो है वो कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में आएंगे, ठीक है। जो आपका इम्प्योर कॉपर है उसमें से प्योर कॉपर है, उसके जो कॉपर इम्प्योर से प्योर, उसमें इम्प्योरिटीज भी प्रेजेंट है, प्योर कॉपर प्रेजेंट है, तो आपका जो थिक शीट है वो आपका थिक है, यानी कि जो इम्प्योर है वो थिक है, ठीक है। इम्प्योर जो मेटल है जिसको हमने एनोड बनाया है वो थिक है, तो वो धीरे धीरे थिन होती चली जाएगी, और उसमें से जो प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और सॉल्यूशन से वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, क्योंकि मेटल हमेशा डिपॉजिट होता है कैथोड पे। तो इम्प्योर से प्योर कॉपर डिपॉजिट ऑन द कैथोड, और इम्प्योरिटीज आर डिजोल्व इनटू द सॉल्यूशन एंड गो टू द बॉटम ऑफ द एनोड, और उसको हम बोलते हैं एनोड मड,
ठीक है। तो ऐसे करके जो ये थिक शीट है ये तो थिन बन जाएगी, ठीक है। और ये जो यहाँ से इम्प्योर से प्योर कॉपर आए थे ये इसको थिक बना देगा, यानी कि यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा कॉपर प्योर पे, तो ये थिक हो जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी कि इम्प्योर सैंपल से प्योर चीज़ निकाल के और प्योर कैथोड पे ही जमा कर देना, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है टू प्योर द मेटल, ठीक है। कॉपर और सिल्वर की रिफाइनिंग इसी से होती है। तो हमने कह दिया कैथोड प्योर लिया है, इम्प्योर हमने जो है वो इम्प्योर जो है उसको हमने एनोड बनाया है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। और कॉपर जो है यहाँ से जो है इम्प्योर से आएगा और डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे, और जो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे जमा होगी उसको हम बोलेंगे एनोड मड, एनोड मड, ठीक है। तो ये आपका जो है हमने बता दिया कैथोड एनोड किसको बनाना है, कैथोड प्योर को बनाना है, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट देखिए, प्रत्यूष took the sulfur powder on a spatula, heating it and collect the gas evolved by inverting the test tube over it। देखो ये जो स्पैचुला को हीट कर रहा है और ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को जो है उसने, तो यहाँ सल्फर पाउडर को जब हीट करेंगे तो एक जो है गैस निकल रही है, तो उसको इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब लगा दी उस गैस को कलेक्ट करने के लिए। गैस तो फिर एयर में चली जाएगी, तो उसको कलेक्ट करने के लिए इन्वर्टेड करके टेस्ट ट्यूब लगा दी उसके ऊपर। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर एंड मॉइस्ट लिटमस पेपर, ठीक है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दिस टेकिंग प्लेस। तो सबसे पहले तो देखिए, आप जब सल्फर पाउडर को बर्न करोगे तो बर्न किस में होता है, ऑक्सीजन में ही होता है, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, ये एक गैस ही होती है। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है ये, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं, तो आपका जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड है ये, दोनों ही नॉन मेटल है बट ये एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद ये जब हम इसको ड्राई लिटमस पेपर देंगे, ड्राई लिटमस पेपर पे कोई भी कलर शो नहीं करेगा ये, ठीक है, एसिडिक बिहेव नहीं दिखाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है, इट डज नॉट गिव एनी कलर। ये जो गैस है इसमें ड्राई लिटमस पेपर तो कोई कलर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी SO2 गैस पे को हम जो है मोइस्ट, जिसमें थोड़ा सा पानी है, लिटमस पेपर देंगे, ठीक है, तो फिर ये रिएक्ट करेगा और इट टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, ब्लू लिटमस इनटू रेड, क्योंकि ये एसिडिक है तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इट टर्न्स ब्लू इनटू रेड, और इसकी जो रिएक्शन है वो यही हो जाएगी H+2SO2, ठीक है। उसके बाद स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, दो रास्ते बताइए जिससे हम आयरन को रस्टिंग से रोक सकते हैं। तो उसमें दो वे कौन से हैं, एक तो पेंटिंग, वी कैन पेंट द आयरन ऑब्जेक्ट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन एंड इट कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ, इट कैन प्रिवेंट द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज टू प्रिवेंट द एयर एंड मॉइस्चर अवे, ठीक है, यानी कि एयर और मॉइस्चर से उसको दूर रखेगा। पेंट अगर कर देंगे पूरे सरफेस पे तो एयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में तो आएगा नहीं, इट डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर एंड प्रिवेंट फ्रॉम द रस्टिंग, ठीक है। सेकंड हम क्या कह सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, दैट इज अ थिन लेयर ऑफ द जिंक is coated on the iron object all over the surface and it does not come in contact with the air and moisture and prevent from rusting। तो ये दो प्रोसेस है, एक तो पेंट और सेकंड आपका कौन सा है, गैल्वेनाइजेशन, दैट इज कोटिंग ऑफ द जिंक, ठीक है, कोटिंग ऑफ जिंक। और दोनों ही आयरन ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रस्ट से प्रिवेंट करते हैं। तो हमारे पास आ गया एक तो पेंटिंग, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ आयरन रस्ट, प्रिवेंशन ऑफ आयरन रस्ट, ठीक है, आयरन रस्ट ही ले रहे हैं हम। और बहुत से तरीके हो सकते हैं,
प्लेटिंग कराते हैं, प्लेटिनम की, उसकी जो है टिन की प्लेटिंग कराते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग कराते हैं, ठीक है। लेकिन मेन जो है आपके ये दो ही है। फर्स्ट हम कहेंगे पेंटिंग, ठीक है, और सेकंड हम कहेंगे गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो पेंटिंग में क्या करेंगे, पेंट द आयरन ऑब्जेक्ट all over the surface and prevent air and moisture to come in contact with it, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रस से भी बच जाएगा। गैल्वनाइजेशन में ए थिन कोटिंग ऑफ जिंक all over the surface of iron object, all over the surface of iron object, surface of iron object, तो क्या हो जाएगा, it prevent from rust, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे तो किस टाइप के जो है ऑक्साइड्स बनेंगे। तो देखो, नॉन मेटल तो आपके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स, जब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके एसिडिक होते हैं, ठीक है, बट न्यूट्रल भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका देखिए, कार्बन है, ये एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड बनेंगे, दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो हम कहेंगे नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड्स, दे फॉर्म द टू टाइप्स ऑफ द ऑक्साइड, दैट इज न्यूट्रल ऑक्साइड्स एंड एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है। दूसरा ये क्या बनाएगा, कार्बन ही नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, दूसरा इसका कंपाउंड CO2, और CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर हम देखें तो जैसे हाइड्रोजन है, वो भी एक नॉन मेटल है, ठीक है। जब भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। वाटर को हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं, हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वो, दैट इज H2O, 2H2O, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये भी क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन ऑक्साइड, और हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर क्या है, इट इज़ अ न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड है, मेटल, नॉन मेटल का ये ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन आपका जो है 2NO, ठीक है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखोगे, वाटर भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि वाटर, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, CO, NO, H2, ये सब न्यूट्रल ऑक्साइड है और सब नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है। और बाकी जितने बच गए, CO2 है, एसिडिक ऑक्साइड है, SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, वो आपका एसिडिक ऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 एसिडिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द टू टाइप्स ऑफ द कंपाउंड, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड्स एंड जो है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। तो आपके न्यूट्रल और न्यूट्रल ध्यान रखोगे, CO और NO और H2O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, दैट इज
ये सारे आपके न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल भी बनाएंगे और एसिडिक भी बनाएंगे, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे। और जो मेटल के ऑक्साइड है वो हमेशा क्या रहेंगे, बेसिक। तो यहाँ हमने न्यूट्रल और एसिडिक। नेक्स्ट देखिए गिव रीजन, आपको रीजन देने हैं इनके। प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर, 3 मेटल दिए हैं, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। तो इनको ज्वेलरी में क्यों यूज़ किया जाता है, एक तो ये मेटल है, एक इनकी मैलिएबिलिटी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। दूसरा दे आर रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, इनके ऊपर कोरोजन, क्योंकि रिएक्टिव नहीं है एयर मॉइस्चर में तो कोरोजन भी नहीं लगता। और थर्ड हम ये कह सकते हैं कि ये जो है आपके इनका जो सरफेस है, दे आर वेरी लस्टर्स, दे हैव द वेरी शाइनिंग सरफेस, बहुत ब्राइट इनका जो है सरफेस होता है, तो इसलिए ये ज्वेलरी बनाने में यूज़ होते हैं। तो आपका जो है गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर AG are used to make jewelry, GE jewelry, because first they have bright and shining surface, ठीक है। सेकंड, they do not corrode easily, ठीक है, easily corrode नहीं होते। थर्ड, they are highly malleable and ductile, इन प्रॉपर्टीज़ के कारण ये ज्वेलरी में काम लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। तो हमने बताया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन भी आया था सिर्फ सोडियम के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये तीनों ही दे आर वेरी रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। दे ऑल्सो कैच द फायर्स व्हेन दे आर केप्ट इन ओपन, सो दैट दे आर स्टोर अंडर द ऑयल, केरोसिन ऑयल में इनको स्टोर करके हम रखते हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम दे आर वेरी रिएक्टिव and they highly reactive with air and moisture. Lithium, sodium, potassium are highly reactive metals. Highly reactive metals react with air and moisture, and catch fire, ठीक है। So that they store under the oil, Next देखिए, एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल yet it is used to make the utensils for cooking। तो देखो एल्यूमिनियम भी हाईली रिएक्टिव है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि उसको जो है कुकिंग अटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने के लिए क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखो हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, बट जब एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर देन इट फॉर्म द थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड एक जब थिन लेयर उसके ऊपर आ जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, प्रिवेंट द एल्यूमिनियम फ्रॉम फर्दर कोरोजन, यानी कि दोबारा उस पर फर्दर जो कोरोजन, एक बार ऑक्साइड की लेयर बन गई तो उसको वो रेजिस्टेंस करती है कोरोजन से। एंड इसकी कंडक्टिविटी भी हाई होती है, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, या इट हैव द हाई कंडक्टिविटी, ठीक है, हाई हीट कंडक्टिविटी, सो दैट एल्यूमिनियम इज यूज टू मेक द कुकिंग अटेंसिल्स। तो हम यहाँ कहेंगे 4 एल्यूमिनियम प्लस 3 O2, तो यहाँ 6 हो गए और ये बन जाएगा 2Al2O3। तो ये 4 एल्यूमिनियम, ये 4 एल्यूमिनियम, ये 6 ऑक्सीजन, ये 6 ऑक्सीजन। तो ये एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की एक लेयर बन गई, तो इट फॉर्म्स ए ऑक्साइड लेयर on it, and this oxide layer prevent aluminium from further corrosion, ठीक है, from air and
एंड मॉइस्चर, यानी कि फर्दर जो आपका मॉइस्चर और एयर से कांटेक्ट में आने के बाद जो कोरोजन लगता है वो नहीं लगता, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो उसको रेजिस्टेंट करती है फर्दर कोरोजन से। एंड सेकंड क्या कहेंगे, तो ये हो गया। सेकंड क्या कहेंगे, इट हैव हाई हीट कंडक्टिविटी, हाई हीट कंडक्टिविटी सो दैट इट इज यूज टू मेक द कुकिंग अटेंसिल्स। नेक्स्ट देखिए, कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, व्हाई। ठीक है, रीजन पूछा है, गिव रीजन। तो देखो, कार्बोनेट को हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। कार्बोनेट जो था और सल्फाइड जो था, सल्फाइड के जो ओर थे, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे थे, एक्सेस ऑफ एयर, एक्सेस ऑफ एयर में हम हीट कर रहे थे, और वो जो प्रोसेस था ये ऑक्साइड में बदल रहा था, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, रोस्टिंग। ये ऑक्साइड में बदल गया, मेटल ऑक्साइड, ये मेटल सल्फाइड थे, मेटल सल्फाइड थे, ये मेटल ऑक्साइड में आ गए, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम बोलते थे रोस्टिंग, रोस्टिंग, ठीक है, ROA, रोस्टिंग, ठीक है। उसके बाद कार्बोनेट को हम क्या करते थे, कार्बोनेट जो मेटल कार्बोनेट था उसको हम लिमिटेड एयर, यानी कि लिमिटेड एयर, ठीक है, में हीट करते थे, हीट दोनों में ही हो रहा है, ठीक है, और ये बन जाता था मेटल ऑक्साइड, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। अब मेटल ऑक्साइड के बाद यहाँ पे भी रिडक्शन होना है, ठीक है, और रिडक्शन होने के बाद ये मेटल में आ जाएगा, और यहाँ पे भी रिडक्शन होना है, ठीक है, और ये मेटल में आ जाएगा। तो कैल्सिनेशन था ये। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी, CLC, ठीक है, यानी कि कार्बोनेट के जो ओर हैं वो लिमिटेड एयर में, L का मतलब लिमिटेड एयर, कार्बोनेट को जो ओर है लिमिटेड एयर में कैल्सिनेशन प्रोसेस के थ्रू मेटल ऑक्साइड पे जाएंगे। तो CLC आपको याद रखना है, कार्बोनेट जो है वो लिमिटेड एयर में कैल्सिनेशन प्रोसेस के अंडर जाएंगे और वो ऑक्साइड बनाएंगे और रिडक्शन होकर मेटल में जाएंगे। तो CLC याद रखोगे, ठीक है। और मैंने इसका ट्रिक भी बताई थी, इसको कैजुअल लीव कॉपी कह सकते हो आप, वहाँ मैंने कैजुअल लीव बताया है आपका, उसमें आप कैजुअल लीव कॉपी कह सकते हो। तो इसका जो शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा कैजुअल लीव कॉपी, कैजुअल लीव कॉपी। तो ये हो गया आपका कैल्सिनेशन, C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। और सल्फाइड का मैंने बताया था SER, ठीक है, इसको मैंने बताया था सेमेस्टर एग्जाम रोस्ट, सेमेस्टर एग्जाम रोस्ट, यानी कि सेमेस्टर एग्जाम देके बच्चों को रोस्ट करके एनुअल एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है। तो इसको मैंने बताया था सेमेस्टर एग्जाम रोस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, एग्जाम मतलब ई मतलब एक्सेस ऑफ एयर, एग्जाम रोस्ट, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 3 लेटर आते हैं, सन, ईस्ट एंड राइज, ठीक है। ये तो हमें पता है कि सन कहाँ राइज होता है, ईस्ट में राइज होता है। तो हम एक सेंटेंस नहीं बना रहे, ठीक है, हमें पता है सनराइज इन द ईस्ट, सेंटेंस तो ये होगा, लेकिन हम सेंटेंस नहीं बना रहे, हम सिर्फ SER याद रख रहे हैं। तो सन ईस्ट राइज, हमें ई जो है वो बीच में ही रखना है, दैट इज एक्सेस ऑफ एयर, वो एरो पे ही रखना है। तो S फॉर सन, E फॉर ईस्ट एंड रोस्ट फॉर राइज। तो सन ईस्ट राइज हम कर सकते हैं, या फिर सेमेस्टर एग्जाम रोस्ट हम कर सकते हैं। ये दोनों ही ट्रिक, आप इस प्रोसेस को नहीं भूलना है। अब कह रहा है कि ऑक्साइड क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि अब इसका आंसर मैं देती हूँ, बिकॉज इट इज मच ईजियर, बिकॉज it is much easier to convert metal oxide into pure metal या metal।
कन्वर्ट कह सकते हो या रिड्यूस कह सकते हो, क्योंकि रिडक्शन करवा सकते हैं। इट इज़ मच ईजियर टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड इनटू प्योर मेटल, यानी कि कार्बोनेट सल्फाइड से हम डायरेक्ट मेटल पे नहीं जा सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट इट इज़ मच ईजियर टू कन्वर्ट द या टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड इनटू प्योर मेटल। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन ही आएगा तो टू रिड्यूस यहाँ कर सकते हो कन्वर्ट की जगह, टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो ये उसका जो है आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यू मस्ट हैव सीन टर्निस्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन विद लेमन एंड टेमरिड जूस। टेमरिड होता है आपका इमली, ठीक है, और लेमन आपका लेमन या इमली का जो जूस है, कहता है कि उससे हम कॉपर के जो पुराने हैं टर्निस्ड कॉपर वेसल जिनमें दाग धब्बे लगे हुए, एक्सप्लेन व्हाई दीज श्योर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग ऑफ द वेसल। वो कॉपर के बर्तनों को कैसे साफ कर देता है, तो हम कहेंगे कि लेमन और टेमरिड जो है दे आर श्योर सब्सटेंस। श्योर है तो कैसे हैं, दे आर एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, और एसिडिक सब्सटेंस है तो दे इजीली डिजोल्व द कोटिंग ऑफ द ब्लैक कोटिंग ऑफ द कॉपर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा हो, या फिर बेसिक जो है कॉपर कार्बोनेट, दैट इज आपका कॉपर कार्बोनेट है उसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी बोलते हैं, वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। आपका जो है लेमन एंड टेमरिंड juice are sure substance that is they are acidic, they are या they have acid, तो they dissolve coating of copper oxide, that is black कलर की कोटिंग होती है, ठीक है, एंड कॉपर कार्बोनेट दैट इज ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। दे कैन डिजोल्व दीज कोटिंग्स एंड टू मेक मोर साइनिंग, उनको और ज़्यादा साइनिंग, मेक मोर साइनिंग इनटू रेड ब्राउन कॉपर वेसल, ठीक है, रेड ब्राउन कॉपर वेसल। वैसे ही साइनिंग वो देने लग जाते हैं, रेड ब्राउन जैसे कॉपर वेसल होते हैं। तो वो जो खट्टे चीज़ें होते हैं, कई बार होता है ना कि कॉपर की कोई चीज़ है उसको कहते हैं कि खट्टी जो है सब्सटेंस है, जैसे नींबू से, या फिर बोलते हैं जैसे लस्सी उसमें थोड़ी देर डाल दो तो उसमें जो कोटिंग लगी होती है ग्रीन कलर की, वो कॉपर कार्बोनेट की होती है, तो वो साफ़ हो जाती है इजीली। घरों में भी बहुत पुराने जो कॉपर के जो होते हैं, तांबे के जो बर्तन हैं, उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आपने देखी होगी, तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, खट्टे जो सब्सटेंस है, श्योर सब्सटेंस है, और उसको वो बिल्कुल शाइनिंग लुक दे देता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो करेंगे ये, तो हम ये आप याद रखना CLC और SCR, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हो तो हम ये कहेंगे कि मेटल जो है उसके जो ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल है उसके जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये। सेकंड, मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा या किसी भी नॉन मेटल के साथ तो आयनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो हमने जैसे एग्जांपल क्लोरीन या कोई और, आपका क्लोरीन सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे NaCl हो गया, ठीक है, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन बनाते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो ऐसे करके हम थोड़ा प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा मेटल्स, और यहाँ हमने लिखा नॉन मेटल्स, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। तो फर्स्ट हम कहेंगे दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है, और दे फॉर्म न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। सेकंड, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद
क्लोरीन, ठीक है, ये दे फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड विद क्लोरीन। क्लोरीन तो नॉन मेटल ही है, बट नॉन मेटल कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और मेटल और नॉन मेटल आयनिक, तो जैसे आपका NaCl हो गया, ये आयनिक होता है, एक मेटल एक नॉन मेटल। और जैसे आपका जो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड है या फिर HCl है, ये कोवलेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट दे मेटल जो है, दे में मेटल को कहते हैं डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है। ये रिएक्ट ही नहीं करते, तो दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट ही नहीं करते। नेक्स्ट दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, फ्रॉम मिनरल एसिड, ठीक है, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन क्योंकि दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है, दे डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम मिनरल एसिड, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। ये वाटर के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, एसिड के साथ भी रिएक्शन करते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके न्यूट्रल और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी थी जो हमने की है, ठीक है। ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करें, ये कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और क्या हो सकती है मेटल नॉन मेटल में, हम जो है बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। तो यहाँ ये कहोगे कि इसके जो आयनिक कंपाउंड है वो नॉन वोलेटाइल है, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये जो है ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन वोलेटाइल एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनके जो आयनिक कंपाउंड हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, तभी तो आपका जो NaCl है वो नीचे रह जाता है और वेपोराइज हो जाता है आपका वाटर। तो ये नॉन वोलेटाइल है, इसीलिए नीचे रह जाते हैं सी वाटर में। और जो इनके जो कोवलेंट कंपाउंड है दे आर वोलेटाइल, ठीक है, दे आर वोलेटाइल, ये आपके वोलेटाइल होंगे और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा। तो ये सारी इसकी जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सब आप देख लोगे, मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट देखिए, ए मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग ए गोल्ड स्मिथ, he promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments, and unsuspected lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a fertile arguments the man beat a hasty retreat. And can you play the detective to find आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन ही हैड यूज्ड। देखो मैंने आपको बताया था गांव में आते हैं कि जो गोल्ड की चेन है या जो भी ज्वेलरी हैं उनको साफ़ करा लो, ठीक है, और होता भी है और कराते भी है कि भाई जो है मेरा ये साफ़ कर दो गोल्ड का ये जो है ऑर्नामेंट। तो गोल्ड आपका जो मैंने बताया था एक्वा रिज एक ऐसा सॉल्यूशन है, इट कंटेन्स द 3 parts ऑफ द HCl एंड 1 part ऑफ द HNO3 एंड दे आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेन दे आर मिक्स्ड टू ईच अदर दे फॉर्म ए वेरी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज द एक्वा रिजिया सॉल्यूशन एंड इट कैन डिजोल्व द अनरिएक्टिव मेटल दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। कोई भी आपका गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व नहीं कर सकता अकेला एसिड, बट एक्वा रिजिया डिजोल्व दीज मेटल्स, ठीक है। तो ये जो आपका मैन था डोर टू डोर जा रहा है और कोई आपका ये जो बैंगल्स का सेट है तो उसका जैसे वो डिज़ोल्व करते हैं तो शाइनिंग आ जाती है, ठीक है, जब वो साफ़ करते हैं, बट द वेट इज़ रिड्यूस्ड, यानी कि जब साफ़ करने के बाद देखते हैं तो बिकॉज सम गोल्ड एंड प्लेटिनम डिजोल्व इनटू द सॉल्यूशंस एंड वेट बिकम्स लेस, यानी कि उनका जो वेट है वो लेस हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है।
तो वो एक्वा रिजिया सॉल्यूशन है, और दे कैन कलेक्ट द गोल्ड या प्लेटिनम बाय ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, यानी कि केमिकल मेथड जो होता है क्रिस्टलाइजेशन या और किसी मेथड से, उनके पास अपना कोई मेथड होता है, उससे वो आपका जो है गोल्ड या जो प्लेटिनम या जो भी मेटल वो डिसोल्व किया है सॉल्यूशन, उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें समझ आया दैट इज एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। और एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया, दिस इज द एक्वा रिजिया सॉल्यूशन। कैसे बनता है? विच मेक इट फ्रॉम HCl and HNO3 mix into the 3:1 ratio, 3 part HCl and 1 part HCl make the aqua regia solution, and it can dissolve gold and platinum also. It can dissolve gold and platinum metal, and after some time the weight is reduced, ठीक है, बाय डिजोल्विंग दीज मेटल्स। तो ये कौन सा सॉल्यूशन था? एक्वा रिजिया। ठीक है, एक्वा रिजिया, इट कैन डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक द हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ ऑवर। देखो स्टील में क्या है? आयरन और कार्बन, एक मेटल एक नॉन मेटल, ठीक है, वो एक अलॉय है, और कॉपर एक मेटल है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकी जो कंडक्टिविटी है, यानी कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो कॉपर के देखो वायर होते हैं, कॉपर के जो वायर हैं वो घरों में इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज़ होते हैं, बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। तो आपका आयरन जो है उसमें अगर कार्बन हमने मिला दिया तो स्टील बन जाता है, ठीक है। तो स्टील जो होता है वो उस आयरन की जो कंडक्टिविटी थी उससे भी मतलब अलॉय बनने के बाद उसकी कंडक्टिविटी हो जाती है लो। तो हम ये कहेंगे कि एक तो मेटल है एक अलॉय है, तो हमें पता है कि मेटल की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, नॉन और अलॉय की जो है कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो मेटल है हमारे पास कॉपर, और एक अलॉय है वो हमारे पास है स्टील, ठीक है। और स्टील में होता है आयरन प्लस कार्बन, ठीक है। और जैसे स्टेनलेस स्टील है उसमें निकल क्रोमियम भी होते हैं, बट इसने सिर्फ स्टील दिया है तो हम क्या कहेंगे? कार्बन प्लस कार्बन। कार्बन कम अमाउंट में होता है और जो है आयरन ज़्यादा अमाउंट में। तो ये अलॉय है। अब अलॉय की इसकी जो हाइट है लो कहें हम, लो हीट कंडक्टिविटी, लो हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको हम कहें कि इट हैव हाई हीट कंडक्टिविटी, हाई हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। सेकंड हम कहेंगे कि आपका जो कॉपर है वो एक मेटल है, लेकिन फिर भी आपका जो है वो इतना ज़्यादा रस्ट उस पर नहीं लगेगा जितना आपके आयरन के जो ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर ज़्यादा रस्ट लगता है। तो कार्बन, उसके अंदर थोड़ा सा कार्बन मिला है, स्टील बना है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अगर हम पानी के टैंक बना रहे हैं तो हॉट वाटर का टैंक जो है, तो स्टील उसमें जल्दी रस्ट पकड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव ही नहीं है, ठीक है। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, उसमें कार्बन मिला दिया, लेकिन फिर भी स्टील जो है वो आपका धीरे धीरे अगर लगातार पानी के अंदर रहेगा तो फिर उसमें रस्ट लगने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं। और आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, तो कॉपर ज़्यादा जल्दी रस्ट नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे कॉपर जो है इट में नोट कोरोड इजीली, ठीक है, इस पे इतना ज़्यादा जो है रस्ट नहीं लगता। और जो स्टील है इट कोरोड इजीली, या फिर हम कहें इट में रस्ट, इट में रस्ट इजीली, इट में रस्ट इजीली, ठीक है। क्योंकि आयरन का ऑब्जेक्ट है ना, तो उसको हम रस्ट भी कह सकते हैं, कोरोड भी कह सकते हैं, इट में रस्ट इजीली। तो यही है आपका, कॉपर हैव द हाई हीट कंडक्टिविटी
and it do not corrode easily, but still it may rust easily and it does not have the high heat conductivity because it is alloy। ठीक है, तो यही रीज़न है कि कॉपर इज़ यूज टू मेक द हॉट वाटर टैंक, नॉट स्टील। ठीक है, जो हॉट वाटर टैंक है उसमें कॉपर लिया जाता है, ना कि आपका अलॉय लिया जाता है। तो यहाँ हमने थर्ड चैप्टर का जो है मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर भी हमने फिनिश कर लिया, एंड देन सारी इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हमने देख लिए, और आपके जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है वो भी हमने सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए। तब तक आप अपना जो है चैप्टर रिवाइज करते रहो। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको 4th चैप्टर भी मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।